नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक बात जो बहुत ज्यादा चर्चा में थी और बाद में वो बलवती भी होती गई और बाद में ये लोगों को लगा कि नहीं, शायद जो लोगों ने कल्पना की थी वो सही नहीं था। और वो बात थी कि क्या चाचा शरद पवार ने और अजीत पवार ने मिलकर बीजेपी को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे निकल पाना बीजेपी के लिए असंभव हो गया है। और इसमें कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया है, इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी उनका साथ दिया है, ऐसा लगता है। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जरा उसके पहले मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं यूट्यूब चैनल देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं जिस प्रकार की एनालिसिस हो रही है महाराष्ट्र की, उससे मेरा थोड़ा सा जो मत है वो भिन्न है। वो यह है, लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं कि जो लोकसभा के चुनाव थे जिसमें हालांकि महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली थीं और महायुति को बहुत कम सीटें मिली थीं, और जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, स्ट्राइक रेट था, अजीत पवार का बहुत ज्यादा खराब था और भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, शरद पवार एनसीपी का बहुत ज्यादा अच्छा था और उद्धव ठाकरे शिवसेना का उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। अब इसके एनालिसिस वो ये कर रहे हैं कि क्योंकि दोनों के वोट में, महायुति और महाविकास आघाड़ी के वोट में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 1% से कम का डिफरेंस था, इसलिए इस बार कांटे की टक्कर है। देखिए, मेरा विश्लेषण ये कहता है ये बात सच नहीं है। ये बात इसलिए सच नहीं है, जो केवल पार्लियामेंट के इलेक्शन को ही अगर एनालाइज किया जाए तो मुझे लगता है ये बात सच नहीं है। कारण यह है कि चुनाव आयोग ने मिलीभगत करके, और जिसमें बाकी हमारे माननीय न्यायालय का भी समर्थन रहा, जो शरद पवार द्वारा बनाई गई एनसीपी थी उसको अजीत पवार को दे दिया। न केवल पार्टी को अजीत पवार को दे दिया, दफ्तर को भी अजीत पवार को दे दिया और चुनाव चिन्ह को भी अजीत पवार को दे दिया। चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका था, अपना एक संविधान था जो भी पार्टी का होता है, अपने चार्टर होता है, उसके अनुसार निर्णय दूसरा होना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने अजीत पवार को चुनाव चिन्ह दे दिया। इसी प्रकार से जब शरद पवार को तोड़ा, उनकी पार्टी को तोड़ा और भतीजे से उनसे धोखा करवाया गया, तो उनको भी पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया, पार्टी दे दी, पार्टी का दफ्तर दे दिया, सब कुछ उन्होंने एकनाथ शिंदे को दे दिया। अब आप ये सोचिए कि जहां पे बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई एक पार्टी में एक पर्टिकुलर चुनाव चिन्ह इतने साल से प्रचलित है, महाराज जैसे ऐसे इलाके में जहां पे आदिवासी बहुत संख्या में रहते हैं, जंगल और दूर क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पे बाला साहब ठाकरे का वो चुनाव चिन्ह प्रचलित था, अगर वो चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया चुनाव आयोग ने, और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चुनाव चिन्ह मिला, वो तो एक बिल्कुल नया चुनाव चिन्ह था, मशाल का। और मशाल का चुनाव चिन्ह से मिलते जुलते बहुत सारे चुनाव चिन्ह इंडिपेंडेंट्स को दिलवा दिए चुनाव आयोग ने। तो उससे जो कंफ्यूजन हुआ, जिसके वजह से उद्धव ठाकरे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और
एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इसी प्रकार से शरद पवार और अजीत पवार में देखिए, जो एनसीपी शरद पवार है उसका कैरेक्टर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग है। शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी है वो शरद पवार के कंधे पे चलती है, शरद पवार के साथ उनकी एक लॉबी चलती है। और अजीत पवार भी अगर आज राजनीति में सक्सेसफुल हुए हैं तो उसका कारण शरद पवार हैं। अजीत पवार को गलतफहमी शायद हो गई थी कि उनकी अपनी कोई राजनीतिक धारा उन्होंने बना ली है, जबकि वास्तविकता यह है कि पार्टी शरद पवार के नाम से थी, लॉयल्टी शरद पवार के नाम से थी। और शरद पवार जैसा 84 साल का बुजुर्ग आदमी जब निकलता है और जनता के बीच में भीगते पानी में खड़ा होता है और चश्मा उतार के अपने आंसू को पोंछता है, तो वहां की जनता शरद पवार पे पागल है। तो वहां तो 80% का स्ट्राइक रेट शरद पवार का चुनाव चिन्ह बदलने के बावजूद इसलिए रहा। लेकिन जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जिसका चुनाव चिन्ह नहीं बना, और वहां पे लोगों की लॉयल्टी वो है बाला साहब ठाकरे के चुनाव चिन्ह पे, और जो कि एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। तो लोकसभा चुनाव में अच्छा, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो मानी बात है कि पहले से ही हाथ का पंजा है, तो उसमें तो इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसलिए महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इसलिए रहा कि उसका चुनाव चिन्ह नहीं बदला, उसमें इस प्रकार का तोड़ उन्होंने करा नहीं पाए। शरद पवार में तोड़ तो उन्होंने करा दी, ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ चले गए, ईडी के डर से गए, सीबीआई के डर से गए, 21 प्रलोभन, 25 खोके, 50 खोके, जो भी हुआ। लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्योंकि शरद पवार के नाम से वहां पार्टी चलती है, तो शरद पवार ने उस इमोशंस का फायदा उठाया और जनता उनके पीछे खड़ी हो गई, तो उनका तो स्ट्राइक रेट हो गया 80%, और अजीत पवार का केवल एक सांसद जीता। तो जो फायदा पार्लियामेंट इलेक्शन में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को तो नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे को मिला, अब क्योंकि 4-5 महीने का बाद टाइम जो है बीच में बीत चुका है, जनता तक उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को मौका मिल गया है कि अपने चुनाव चिन्ह को प्रचलित कर दें और घर घर तक उसकी व्यवस्था फैला दें, जिसमें कांग्रेस भी उनका समर्थन करे, उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह के लिए शरद पवार करें और शरद पवार के चुनाव चिन्ह के लिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस करें। तो वो परिवर्तन, जो स्थिति चुनाव चिन्ह से अनभिज्ञता की आज से 5 महीने पहले थी, वो आज नहीं। तो इसलिए वो जो 1% का वोट डिफरेंस है वो कोई आधार नहीं है जिसके आधार पे विधानसभा चुनावों को फोरकास्ट किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अच्छा, एक नंबर तो ये। अच्छा, फिर मैंने जो बात की शुरुआत की थी, मैंने ये कहा था कि अजीत पवार ने और शरद पवार ने खेला कर दिया है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि भाई कटुता बहुत ज्यादा दिख रही है शरद पवार अजीत पवार के बीच में। जब अजीत पवार बाहर गए थे तो उन्होंने चाचा के लिए बुजुर्गों को, बूढ़ों को स्थान देना चाहिए, नई पीढ़ी को सामने लाना चाहिए, वो शायद मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार के स्टेटमेंट उनसे दिला रही थी और उनको लिख के दे रही थी, आपको पढ़ना है, उन्होंने पढ़ दिया। अच्छा, ये अजीत पवार से जब एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में पूछा गया क्या इस बार ये जो निर्णय लिया शरद पवार की सहमति से लिया, उन्होंने कहा नहीं, इस बार उनकी सहमति से नहीं लिया। लेकिन मुझे लगता है कि सहमति ना हो, लेकिन ये एक रणनीति थी। रणनीति क्या थी कि अजीत पवार जिन पे 70,000 करोड़ का मामला ईडी का लटका हुआ था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का आरोपी, जिनके लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चक्की पिसवाऊंगा, चक्की पीसिंग, वो व्यक्ति अपने सारे दोषों से भी मुक्त हो गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गया और साथ साथ उनको वित्त विभाग भी मिल गया, तो सारा पैसा उनको मिल गया। तो उन्होंने उस पीरियड में जो एनसीपी अजीत पवार के विधायक थे उनके क्षेत्र में पैसा बांट के उसका फायदा अपने लोगों को दिला दिया, और उसका फायदा एकनाथ शिंदे को नहीं मिला, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में असली लड़ाई है। और ये लड़ाई किसने कराई है? चाचा के निर्देश पे। तो अजीत पवार पाक दामन साफ हो गए। अच्छा, अगर अजीत पवार पहले छोड़ देते और चाचा उनको वापस ले लेते तो शायद जो इमोशनल अपील थी शरद पवार की वो खत्म हो जाती। जो एक धोखाधड़ी कि अजीत पवार ने मुझे धोखा दिया और उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया, वो फिलॉसफी, वो इशू सामने ही ना आता। लेकिन रणनीति एवं वही शरद पवार ने, जो मुझे लगता है अजीत पवार से कि भैया तुम्हें जितनी सीटें मिल रही हैं ले लो,
महायुति से लो, महाविकास आघाड़ी से नहीं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी से लोगे तो मेरे कैंडिडेट जो मैं रणनीति बना रहा हूं उसके हिसाब से मैं उनको टिकट नहीं दे पाऊंगा और उसमें मातमला और उलझ जाएगा मेरा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस से, तो तुम्हें जो सीटें मिलती हैं ले लो। और उद्धव ठाकरे के माध्यम से एकनाथ शिंदे ने भी सीटें ले ली भारतीय जनता पार्टी से महायुति में। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट ढूंढने का प्रयास किया। अब जो फाइनल स्थिति आएगी महायुति की, उसमें अगर 288 सीटों में करीब 155-160 सीटों पे तो बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ेगी और 20-25 सीटों पे उनके कैंडिडेट जो एनसीपी अजीत पवार में गए हैं और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे में गए हैं, आदमी बीजेपी के हैं, सिंबल अजीत पवार का और एकनाथ शिंदे का है, तो कुल मिला के करीब 185 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, कि उसको पता है कि अगर बैलेंस हो गया इलेक्शन का ही महायुति और महाविकास आघाड़ी में अगर बराबर वोट पड़ गए तो ये अजीत पवार तो तुरंत चाचा के पास चले जाएंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां भी बन जाएंगे, उन्हें क्या परेशानी है। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, वो पहले जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो बन जाएंगे। तो ये स्थिति तो ये हो गई। अच्छा, ये भी बात पता है एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को, अगर 185 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है जिसका स्ट्राइक रेट बहुत खराब था, उनसे अच्छा स्ट्राइक रेट तो एकनाथ शिंदे का था, तो अच्छे स्ट्राइक रेट पार्लियामेंट में होने के बावजूद एकनाथ शिंदे, जिनका मराठा फेस एकनाथ शिंदे को सामने करके महायुति चुनाव लड़ रही है, और अजीत पवार भी मराठा फेस, उनको भी सीटें न देकर विधानसभा में उस भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, 65-70% सीटें दी जा रही हैं, जो देवेंद्र फडणवीस के अंडर चुनाव लड़ रहा है। तो जो मराठा जो एजिटेटेड था मराठा वोट 30% पार्लियामेंट इलेक्शन में, उसके गुस्से को शांत करने के बजाय आपने उसको बढ़ा दिया। इसका माने जो एकनाथ शिंदे का वर्कर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा खड़े हुए हैं, 70% खड़े हैं तो ज्यादा खड़े हुए हैं, तो एकनाथ शिंदे के लोग और अजीत पवार के लोग क्या उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साथ काम करेंगे, या अपने पुराने काडर के साथ उनका काडर चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर देगा। क्योंकि वो जानते हैं अगर 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 185 में से मिल गई तो 20-25 सीटें उनके लिए एकनाथ शिंदे से और अजीत पवार से तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि अजीत पवार जो भी ये कर रहे हैं, ये मंत्रणा न हुई हो लेकिन रणनीति शरद पवार की है, जिसमें उन्होंने अजीत पवार के ऊपर से दाग भी हटवा दिए, अपने परिवार के लोगों को जेल जाने से भी रुकवा दिया और वहां पे बजट भी अपने भतीजे के हाथ में दिलवा दी। और उसके बाद एक गलती तो की अजीत पवार ने, जब अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ा दिया, वहां तो वो जो उन्होंने कहा कि मैंने गलती कर दी है, लेकिन उस पर चलिए बात खत्म हो गई। अच्छा, अब आते हैं इस मुद्दे पर कि शरद पवार को, जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं, वो कैसे बात सच है। देखिए, शरद पवार ने क्या किया है, हर जगह लोगों को उलझा दिया है और इतनी अच्छी तरह से उलझाया है कि जिससे निकल पाना महायुति के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे उन्होंने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं एकनाथ खड़से, कद्दावर नेता है, उनकी अपनी फॉलोइंग है। एकनाथ खड़से को उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में फंसा दिया। कैसे फंसा दिया? जो एकनाथ खड़से की बेटी हैं, उनकी ननद माने दामाद की बहन, अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ, एकनाथ खड़से के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। अब बताइए, परिवार के अंदर, और बताते हैं कि जो ननद हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है। तो एकनाथ खड़से जो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने चुनाव क्षेत्र में फंस गए क्योंकि घर का मसला है और दामाद की बहन है, तो पारिवारिक स्थिति भी आप जान समझ सकते हैं कि परिवार के अंदर राजनीति कैसे चल रही है। तो एक तो शरद पवार ने वो कार्ड कर दिया है। अच्छा, अजीत पवार के लिए भी उन्होंने मुश्किल पैदा कर दी है कि अजीत पवार के सगे भतीजे को अजीत पवार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। एकनाथ शिंदे जिनका अपना स्ट्रांग होल्ड है, और लेकिन एकनाथ शिंदे जिनके शिष्यत्व में आगे बढ़े और राजनीति सीखी और जिनको अपना गुरु मानते हैं, आनंद दिघे साहब, जिनका आज भी बहुत ज्यादा सम्मान है, बल्कि पूरी उस बेल्ट में उनका सम्मान है, उनके भतीजे को
एकनाथ शिंदे के खिलाफ लड़ा दिया, वहां भी बहुत बड़ा कांड। अच्छा, अजीत पवार ने भी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि इसको उगले निगले, क्या करें क्या न करें। जैसे नवाब मलिक, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले नैरेटिव बनाया था कि ये दाऊद इब्राहिम के आदमी हैं, ये स्मगलर हैं और ये एंटी इंडिया हैं और पाकिस्तान के एजेंट है। पता नहीं क्या क्या कहा था, उस चक्कर में उनको जेल भेज दिया गया था। उस समय वो एनसीपी में थे। बाद में जब वो छूटे जेल से, तो जेल में छूटे ही इसीलिए कि उनसे कहा गया कि आप अजीत पवार वाले गुट में जाएंगे, आप शरद पवार के गुट में नहीं जाएंगे। वो कहना जो कहा गया वो एक अजीत पवार के क्षेत्र में चले गए, लेकिन कंडीशन ये लगाई गई थी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब क्योंकि अब आपको देशद्रोही तो भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है, दाऊद इब्राहिम का आदमी तो कह चुकी है, तो उनको कैसे चुनाव लड़ा के महायुति में भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर सकती है। अच्छा, यहां अजीत पवार और नवाब मलिक खेल गए। पहले यह हुआ कि जहां से नवाब मलिक जीता करते थे उस चुनाव क्षेत्र से उनको टिकट नहीं देंगे, उनकी बेटी को टिकट देंगे, तो दे दिया अजीत पवार ने टिकट। लेकिन वहां पे एकनाथ शिंदे ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में चल रही है। अच्छा, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे इन्होंने, नवाब मलिक ने भी अपना दूसरी बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना पर्चा फाइल कर दिया। अच्छा, केवल पर्चा फाइल किया होता और इंडिपेंडेंट की तरह किया होता तो बात कुछ ज्यादा न होती। उन्होंने ऐसे एनसीपी अजीत पवार के सिंबल पे कर दिया। इसका माने अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को के साथ खेला कर रहे हैं। भाई, अगर नहीं कर रहे हैं और वो सही में महायुति के साथ हैं और महायुति का फायदा कराना चाहते हैं, तो उन्हें नवाब मलिक को सिंबल देने की क्या आवश्यकता थी। अब सिंबल दे दिया। नवाब मलिक के वजह से जो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव था, नवाब मलिक को ब्लैक स्पॉट में रखना और अपने को हिंदुत्ववादी शक्ति करार करना, वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो इधर एकनाथ खड़से फंस गए, उधर अजीत पवार फंस गए, उधर एकनाथ शिंदे फंस गए, और इधर अपने नवाब मलिक ने ऐसा केस फंसा दिया कि शायद ही कोई बिरला केस होगा महाराष्ट्र के अंदर एक परिवार से दो लोगों को टिकट मिला हो, और उनकी बेटी को भी टिकट मिल गया, उनको भी टिकट मिल गया, और एनसीपी अजीत पवार के चुनाव चिन्ह पे लड़ गया। जहां एकनाथ शिंदे ने और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम इनके साथ समर्थन नहीं करेंगे, इनका समर्थन नहीं करेंगे। अरे, प्रश्न ये नहीं है कि आप नवाब मलिक का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। सवाल यह है कि अगर महायुति के एक गठबंधन के साथी एनसीपी अजीत पवार में एक परिवार से दो लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दाऊद इब्राहिम से संबंध है, तो उस गठबंधन से अजीत पवार को बाहर क्यों नहीं कर देते। अब भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कर नहीं सकती, फाइलिंग डेट तो खत्म हो गई। चुनाव आयोग इतनी मदद थोड़ी करेगा कि फाइलिंग डेट आगे बढ़ा दे। अब तो नॉमिनेशन विड्रॉ करने की बात हो रही है। तो उसके बाद अब अजीत पवार को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो भी उन्हें 45-50 सीटें मिली हैं, जिसमें 10-15 बीजेपी के लोग हैं, लेकिन 30 तो हैं उनके। अगर उसमें 12-10 भी जीत गए तो दे विल बी ए डिसाइडिंग फैक्टर एंड दे मे एनी टाइम डिफेक्ट टू महाविकास अघाड़ी। तो ये मुझे लगता है कि अजीत पवार ने भी बीजेपी को फंसा दिया है। अच्छा, एकनाथ शिंदे भी यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज ठाकरे के बेटे को चुनाव में खुला समर्थन किया जाए, वो कर भी रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम तो नहीं समर्थन करेंगे, हम तो अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। तो एकनाथ शिंदे भी बीजेपी को हट कर रहे हैं, अजीत पवार भी हट कर रहे हैं, और महाविकास अघाड़ी तो कर ही कर रही है। अच्छा, जो हरियाणा के अंदर रणनीति अपनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसे भी महाराष्ट्र में चाचा ने, शरद पवार ने और नाना पटोले ने, उद्धव ठाकरे ने खत्म कर दिया। जैसे बहुजन जो उनकी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वो मानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, महायुति क्यों कहूं, तो ये था कि भाई वो अपने कैंडिडेट खड़ी करेंगे, कुछ दलित और मुसलमान वोट काटेंगे, जिससे महाविकास अघाड़ी का नुकसान हो जाए। तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, जो पुराने तपे तपाए नेता हैं, वो बहुजन अघाड़ी में गए और बहुजन अघाड़ी से उन्होंने कहा टिकट दे दो, उन्होंने सिंबल दे दिया।
अच्छा, वो जो पुराने तपे तपाए नेता, कई बार के विधायक, वो 3 बजे तक का नॉमिनेशन का टाइम था, वो 3:02 में पहुंचे, उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ और ये उन्होंने कह दिया भाई ठीक है मैं तो चाहता था लेकिन मैं पहुंच नहीं। जबकि ऐसा राजनीतिक के साथ तो हो नहीं सकता कि 2 मिनट वो लेट पहुंचे। इसका माने वो भी महाविकास आघाड़ी की एक स्ट्रेटेजी थी कि जो बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एंड मोमेंट तक उनको डाउट में रखो और कैंडिडेट नहीं पहुंचेगा तो महाविकास आघाड़ी कोई बहुजन अघाड़ी जो है वो कोई नया कैंडिडेट तो खड़ा नहीं कर पाएगी और जिसकी वजह से जो वोटों का डिवीजन था वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, कई वहां पे जो प्रकाश अंबेडकर के लोग हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो एक जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति अपनाई थी हरियाणा के अंदर, वो शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने और नाना पटोले ने, अच्छा जो सीटों का वितरण भी हुआ महाविकास आघाड़ी में, वो ये हुआ कि विदर्भ में ज्यादातर कांग्रेस को सीटें मिली हैं और नाना पटोले विदर्भ से आते हैं। मुंबई की ज्यादातर सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिली हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार को मिली हैं। तो जो जो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं अपने अपने क्षेत्र में वो काम करें और एक दूसरा। अच्छा, फिर ये हुआ कि साहब ये टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया वो तो ज्यादा है 288 से। तो उसमें बड़ा अच्छा रहस्य को उद्घाटन किया उन्होंने कि हमने जानबूझ के इससे स्ट्रेटेजी ये करवाया था जिससे कि महायुति ये भ्रम में रह जाए कि इनमें लड़ाई है, आपस में चक्कर है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं होगा, एक दूसरे से हम नहीं लड़ेंगे, एक क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी का केवल एक आदमी होगा, दूसरा अपना नॉमिनेशन 4 तारीख तक वापस ले लेगा। लेकिन जिस प्रकार से नवाब मलिक और उनकी बेटी के खिलाफ एकनाथ शिंदे तो अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं करेंगे, राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ एकनाथ शिंदे तो अपना कैंडिडेट वापस नहीं करेंगे। तो एकनाथ शिंदे की लड़ाई अजीत पवार से, अजीत पवार एकनाथ शिंदे की भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरी तरफ क्योंकि देखिए महाविकास आघाड़ी को ये बात बिल्कुल पता है कि ये इलेक्शन जो है बड़ी हाई स्टेक इलेक्शन है, जीते तो भविष्य बहुत उज्जवल है, हारे तो खत्म। और उधर एकनाथ शिंदे के पास भी विकल्प खुले हुए हैं, अजीत पवार के पास भी विकल्प खुले हुए हैं। अगर उन्हें महायुति कोई नाटक करने की कोशिश करेगी, ये मानी बात है कि उनके ज्यादा लोग लड़ रहे हैं तो ज्यादा जीतेंगे, लेकिन चाहिए तो 145 और 145 ये बिल्कुल पक्की बात है कि 145 185 में से तो जीतेंगे नहीं। उनको अजीत पवार एकनाथ शिंदे की आवश्यकता होगी और उसमें अगर बीजेपी के लोग भी घुस के कुछ जीतेंगे तो उनको भी डिफेक्शन कराने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 लोगों की जरूरत होगी। और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उन्हीं क्षेत्र में ज्यादा काम करेंगे जहां उनके ओरिजिनल कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी से आयातित लोग नहीं है, तो वो भी एक दूसरे को सपोर्ट क्यों करेंगे। फिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये क्यों कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 145 सीटें मिल जाए 185 में, जिससे उनको बिल्कुल लात मार के बाहर कर दिया जाए। तो वो भी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ज्यादा सीटें ना पा जाएं, जिससे इनकी बार्गेनिंग पावर ना बढ़ जाए। इसलिए तो आपस की जो वर्कर्स की काट फाट होगी उन क्षेत्रों में जहां उनकी पार्टी के लोग नहीं खड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन से हम तुलना कर रहे हैं, ये इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। चुनाव चिन्ह के बारे में जनता को सुदूर क्षेत्रों में पता चल गया है और शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले ने जो रणनीति बनाई है वो उसी प्रकार की रणनीति है जो विपक्षी दलों को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास बाहुबल भी है, जिनके पास अहमदाबाद की जेल में बैठा हुआ वो व्यक्ति भी है, जिनके पास महायुति के पास नवाब मलिक जैसे नेता भी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दाऊद इब्राहिम के आदमी है, तो उसके लिए वही रणनीति की आवश्यकता है और जो आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी ने की है। तो मुझे ऐसा लगता है शरद पवार ने शतरंज की चालें बिछा दी हैं और सामंजस्य भी होगा। 6 तारीख को आप देखिएगा एक जॉइंट मीटिंग होने वाली है जिसमें उद्धव ठाकरे भी होंगे, शरद पवार भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे, नाना पटोले भी होंगे और उसमें वो अपनी गारंटी पत्र देंगे। और क्योंकि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है काडर बेस्ड पार्टी है, शरद पवार के साथ एनसीपी के ज्यादातर वर्कर्स हैं और शरद पवार का एक टॉल व्यक्तित्व है और विदर्भ के अंदर कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो दलित वोटों को काटने के लिए प्रकाश अंबेडकर का यूज होने वाला था उसको भी लोगों ने निष्फल कर दिया। यह भी निर्णय हो गया है
मेरी जानकारी के अनुसार कि कांग्रेस अपने जो इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं उसमें कुछ कैंडिडेट विड्रॉ करेंगे और सपा को टिकट देंगे, सपा को स्थान देंगे। जो शरद पवार हैं वो पीडब्ल्यूपी को कुछ जगह अपने नाम विड्रॉ करेंगे, पीडब्ल्यूपी वहां लड़ेगी। और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो हैं, जो शरद पवार हैं वो सीपीआई सीपीएम के लिए 2-3 सीटें खाली करेंगे, अपने कैंडिडेट विड्रॉ करेंगे। और उद्धव ठाकरे जो हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो हैं वो पीपल एंड पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी जो पीडब्ल्यूपी है उनके लिए कुछ स्थान खाली करेंगे। ये अरेंजमेंट हो चुका है। और जो ज्यादा नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किए हैं केवल इसलिए किए हैं कि शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे अपने अपने कुछ जो पहले से प्री डिसाइडेड हैं नाम विड्रॉ करेंगे और पीडब्ल्यूपी को, सीपीआई को, सीपीएम को कुछ स्थान दे देंगे, जिससे कि 1-to-1 लड़ाई होगी और फ्रेंडली फाइट महाविकास आघाड़ी में नहीं होगी। अब महायुति की जो फाइट हो रही है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की, और एकनाथ शिंदे और बीजेपी की और राज ठाकरे की पार्टी की, वो फ्रेंडली फाइट नहीं है, वो डेडली फाइट है। मुझे ऐसा लगता है ये एनालिसिस अगर आप देखेंगे और अपनी टिप्पणी करेंगे तो मुझे पता चलेगा जो मैं सोच रहा हूं ठीक सोच रहा हूं कि नहीं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।